नमस्कार। आज के इस कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे दुर्खिम की आत्महत्या का। प्रारंभ करते हैं। दुर्खिम की द सुसाइड 1897 नामक पुस्तक आत्महत्या पर एक अनुपम पुस्तक मानी जाती है। इस पुस्तक में आत्महत्या से संबंधित कितने ही आंकड़ों को एकत्रित करके आपने यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि आत्महत्या निश्चित रूप से एक सामाजिक घटना है। इस प्रकार आत्महत्या का सांख्यिकीय आधार पर दुर्खिम ने प्रथम समाजशास्त्रीय अध्ययन किया है। दुर्खिम ने आत्महत्या से संबंधित अधिकांश स्वीकृत सिद्धांतों को अस्वीकार किया है और आपका कथन है कि मानसिक कारण वंशानुक्रमण, निर्धनता, निराशा, प्रेम में असफलता आदि के आधार पर आत्महत्या की वास्तविक व्याख्या कदापि संभव नहीं है, क्योंकि ये सभी कारक व्यक्ति के हैं, जबकि आत्महत्या मूल रूप में एक सामाजिक घटना है। दुर्खिम का मानना है कि मनुष्य से अधिक शक्तिशाली शक्ति जो स्वयं मनुष्य के लिए उपयोगी और लाभदायक है और नैतिक आधार पर मनुष्य को अनुशासित भी करती है, वह केवल समाज है। समाज व्यक्ति का प्रेरणा स्रोत है। अतः जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए विवश होता है तो उस समय भी समाज ही दुखी व्यक्ति की चेतना में उपस्थित रहता है। यह समाज है जो व्यक्ति इतिहास से अधिक इस एकाकी क्रिया को संचालित एवं नियंत्रित करता है। समाज में कुछ ऐसी शक्तियां भी है जो व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करती है। दुर्खिम वैज्ञानिक अनुसंधान की व्यावहारिक उपयोगिता को महत्वपूर्ण मानते हैं और आत्महत्या व अन्य व्यक्ति कारणों की उत्पत्ति को सामाजिक जीवन की परिस्थितियों में मानते हैं और उनका उपचार भी सामाजिक जीवन में ही संभव मानते हैं। और आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर दुर्खिम के निष्कर्ष इस प्रकार भी हैं कि आत्महत्या की दर प्रत्येक वर्ष लगभग समान रहती है। दूसरा है, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में आत्महत्याएं अधिक होती है। तीसरा है, स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक आत्महत्याएं करते हैं। नेक्स्ट, कम आयु वालों की अपेक्षा अधिक आयु के व्यक्तियों में आत्महत्याओं की दर अधिक पाई जाती है और गांव की तुलना में शहरों में भी आत्महत्याएं अधिक होती है। सैनिक लोग आम जनता की अपेक्षा अधिक आत्महत्याएं करते हैं और कैथोलिक धर्म के मानने वालों की अपेक्षा प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वाले अधिक आत्महत्याएं करते हैं। इसी प्रकार अविवाहित विवाह विच्छेद द्वारा पृथक विधवा तथा विधुर लोगों में विवाहितों की अपेक्षा आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है। उसी प्रकार विवाहितों में भी बच्चे वाले व्यक्तियों की तुलना में वे लोग अधिक आत्महत्याएं करते हैं जिनके यहाँ बच्चे पैदा नहीं होते हैं या पैदा होकर मर जाते हैं। अब इसी क्रम में हम आत्महत्या की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। दुर्खिम ने अपनी कृति सुसाइड में आत्महत्या को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। आत्महत्या शब्द मृत्यु की उन समस्त घटनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो स्वयं मरने वाले की सकारात्मक अथवा नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष परिणाम होती है, जिसके भावी परिणाम को वह अर्थात मरने वाला व्यक्ति जानता है। इसी क्रम में अब हम आत्महत्याओं की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। नंबर 1, क्रिया का परिणाम। ऐसी मृत्यु को ही आत्महत्या की श्रेणी में रखा जाएगा जो मरने वाले व्यक्ति की क्रिया का परिणाम होती है, अर्थात क्रिया और परिणाम में कार्य कारण संबंध होता है, भले ही यह संबंध प्रत्यक्ष हो अथवा अप्रत्यक्ष। क्रिया सकारात्मक हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है।
दूसरा है सकारात्मक और नकारात्मक क्रिया। सकारात्मक क्रिया से तात्पर्य इस प्रकार के कार्य से होता है जो स्पष्ट रूप से मृत्यु का कारण हो, जबकि नकारात्मक क्रिया में मृत्यु का कारण अस्पष्ट रहता है। हम यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहेंगे कि यदि कोई देशभक्त दुश्मन के हाथों में जाने के पूर्व स्वयं आत्महत्या कर लेता है, अथवा कुंठित व्यक्ति जीवन से निराश होकर आत्महत्या कर लेता है, तो प्रथम जो है आत्महत्या के उदाहरण में कारण स्पष्ट है, जबकि दूसरे में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है। दूसरे शब्दों में प्रथम में क्रिया सकारात्मक है और दूसरे में क्रिया नकारात्मक है। तीसरा बिंदु है तार्किक क्रिया। आत्महत्या की एक विशेषता यह है कि यह तार्किक क्रिया है, अर्थात व्यक्ति आत्महत्या सोच समझकर व इच्छा पूर्वक करता है और अपनी क्रिया के परिणाम को भी जानता है। यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहेंगे कि यदि कोई व्यक्ति डूबने की इच्छा से पानी में गिरता है तो वह यह आत्महत्या का उदाहरण है, किंतु वह व्यक्ति अनजाने या धोखे से पानी में गिरकर डूब जाता है तो यह दुर्किम के मत में आत्महत्या नहीं है। कहने का आशय यह है कि वही मृत्यु आत्महत्या की श्रेणी में आएगी जिसमें व्यक्ति क्रिया के परिणाम को जानते हुए भी आत्महत्या करता है। इसी कारण दुर्किम ने बलिदानों को भी आत्महत्या की श्रेणी में रखा है। चौथा बिंदु है क्रिया के परिणाम से अवगत। आत्महत्या की एक विशेषता यह है कि यदि व्यक्ति अपनी क्रिया के विषय में पहले से ही अवगत है और उसके उपरांत भी वह अपने कार्यों को यथावत करता है तो यह भी आत्महत्या कहलाएगी। अर्थात यदि व्यक्ति किसी क्रिया के परिणाम के विषय में पहले ही जानता है और फिर भी वह उसी घातक क्रिया को करता है तो यह आत्महत्या ही है। उदाहरण, दुर्किम के मत में यदि कोई विद्वान अपने अध्ययन के प्रति अत्यधिक सचेष्ट रहने के कारण अपने भोजन की उपेक्षा करता है और अति परिश्रम के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो यह भी आत्महत्या ही है, क्योंकि अत्यधिक परिश्रम एवं भोजन की उपेक्षा ने उसे इतना अधिक थका दिया कि वह जीवित न रह सका और उसकी मृत्यु हो गई। पांचवा बिंदु है सामाजिक तथ्य, इट मीन्स सोशल फैक्ट। आत्महत्या की एक विशेषता यह है कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है। यहाँ पर दुर्किम यह मानते हैं कि आत्महत्या व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक नहीं है, अपितु यह एक ऐसा तथ्य है जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है और जिसकी प्रकृति सामाजिक है। यह कोई व्यक्तिगत अथवा अचानक होने वाली घटना नहीं है। इसका उदाहरण देते हुए दुर्किम महोदय कहते हैं कि समाजों में होने वाले आत्महत्याओं की वार्षिक दर में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है और यह तो समाज की दशाओं से संबंधित है। यह व्यक्तियों की आकस्मिक क्रियाओं से संबंधित नहीं है, बल्कि देश के राष्ट्रीय स्वभाव से संबंधित है। इस प्रकार दुर्किम ने आत्महत्या के अंतर्गत उन्हीं तथ्यों को स्वीकार किया है जिनके कोई सामाजिक परिणाम अवश्य होते हैं। व्यक्तिगत दशाएं भी भिन्न भिन्न व्यक्तियों को आत्महत्या के लिए प्रेरित कर सकती है, किंतु ये किसी बड़े समूह में आत्महत्या की प्रवृत्ति को जन्म नहीं देती है, अर्थात उनके कोई सामाजिक परिणाम भी नहीं होते हैं। अतः उन्हें मनोविज्ञान से संबंधित माना जाएगा, समाजशास्त्र उनका कोई संबंध नहीं है। किंतु जब आत्महत्या के कारण समूह को प्रभावित करते हैं तभी उनका अध्ययन समाजशास्त्र से संबंधित होता है और समाजशास्त्र को उनका अध्ययन करते रहना चाहिए। धन्यवाद।